हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था वर्चुअल रूट मेथड पे प्रॉब्लम देखे थे बीम के केस में, जिसमें हमने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट किया था। ठीक है, बीम हमारा सिंपल डिटरमिनेट बीम था। अभी हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं बीम पर, जिसमें हमारे इंटरनल हिंजेस लगे हैं। तो देखेंगे कि वर्चुअल रूट मेथड उस केस में कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं बीम में। तो डायरेक्टली विल कम टू द प्रॉब्लम। ओके, सो प्रॉब्लम है हमारे पास, हमको एक बीम दिया है जो कि हमारा डिटरमिनेट है, बेसिकली डिटरमिनेट बीम है। ओके, तो डिटरमिनेंट बीम में हमारे यहाँ पे दो हिंजेस लगे हैं, एक पॉइंट डी पर लगा है, एक पॉइंट ई पर लगा है। क्लियर है? और एक हिंज पर ही हमने 30 किलो न्यूटन का एक लोड लगाया और एक एफ पॉइंट पर 20 किलो न्यूटन का लोड है। क्लियर है? इसका ई आई है जो कांस्टेंट है, ई आई कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी हमको देखना है कि हमको कैलकुलेट करना है ई पॉइंट पर हमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ओके, ये सिमिलर प्रॉब्लम हमने पहले भी किया है, इन कॉन्जुगेट बीम मेथड से किया है। हम लोगों ने पहले भी प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो अभी इस प्रॉब्लम को हम लोग देख रहे हैं वर्चुअल लोड मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ई पॉइंट पर डिफ्लेक्शन और स्लोप निकालना है, बट ई पर मेरा जो है वो यहाँ पर एक इंटरनल हिंज लगा है। क्लियर है? सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है, इंटरनल हिंज पर क्या सिचुएशन जनरेट होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे कि हमें वर्चुअल लोड कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो वर्चुअल लोड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं इसका। अब लेट अस, मैं सबसे पहले रिफ्लेक्शन कैलकुलेट करता हूं। ओके, तो उसका फॉर्मूला होता है 1 into डेल्टा ई, ई एट डिफ्लेक्शन एट ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L अपर m into कैपिटल M अपॉन में ई आई इंटू में dx। ये जो टर्म है ये आपका रियल डिस्प्लेसमेंट है, रियल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज योर वर्चुअल लोड, वर्चुअल इंटरनल लोड। ओके, ये भी आपका रियल है, रियल एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट। और ये है आपका वर्चुअल वर्चुअल लोड। ओके, वर्चुअल एक्सटर्नल लोड। ओके, तो यार ये फॉर्मूला हमको देखना है कि हमको कैसे कैलकुलेट करनी है वैल्यूज, एक बार हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि मेरे को पॉइंट ई चाहिए, मेरे को पॉइंट ई पर मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट ई पर मैं एक इंटरनल मेरे को डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। तो ई पर मेरे को मैं क्या करता हूँ, पॉइंट लोड यूनिट लोड लगाता हूँ वर्टिकल डायरेक्शन में। ओके, तो मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ फिगर को कुछ। क्लियर है? तो मैंने सबसे पहले, मुझे डिफ्लेक्शन एट ई कैलकुलेट करना, तो मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट ई पर एक वर्टिकल लोड लगाया जो है 1 किलो न्यूटन का। क्लियर है? ये यूनिट लोड लगाया मैंने पॉइंट ई पर। ओके, अब मेरे को देखना है यार कि कैसे मेरे को कैलकुलेट करना है, कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं टेबल फॉर्म कर लेता हूँ यहाँ पर। एक मेरे को मेंबर फोर्स कैलकुलेट करना होगा, एक एम कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो सब मैंने क्या किया कि मैंने ई पर लोड लगाया। अभी मैं देखता हूँ कि मेरे को क्या कहते हैं यहाँ पर मोमेंट कितना, मेरे को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में मोमेंट कितना मिलता है इस यूनिट लोड की वजह से। ओके, तो यार हिंज है, मेरा इंटरनल हिंज है। तो मैंने ये पोर्शन लिया, सपोज दिस इज मेरा ई है, यहाँ पर मैंने एक लोड लगा दिया 1 किलो न्यूटन का। ओके, ध्यान से देखना इस चीज को। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ 1 किलो न्यूटन का जो लोड है वो कुछ इस बीम में ट्रांसफर होगा, कुछ इस पोर्शन में ट्रांसफर होगा, कुछ इस सेक्शन में ट्रांसफर होगा। ठीक है, लेट अस सपोज एक पोर्शन मेरा यहाँ पे x गया है, दूसरा मेरा जाएगा 1 माइनस ऑफ x। क्लियर है? इंटरनल हिंज है, इंटरनल हिंज शेयर फोर्स को ट्रांसफर कर सकता है ना, मोमेंट ट्रांसफर नहीं करता है, शेयर फोर्स और एक्शन फोर्स ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो एक सेक्शन पर अगर मेरा x है तो टोटल लोड मेरा कितना आ रहा है यहाँ पर, ये 1 किलो न्यूटन का आ रहा है। ठीक है, तो मैंने देखा कि इस पोर्शन पे x ट्रांसफर हो रहा है और इस पोर्शन पर 1 माइनस x ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, कहने का मेरा मतलब है कि ये वाला जो बीम है वो जॉइंट पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है x, और ये वाला बीम जो जॉइंट पर फोर्स लगा रहा है, हिंज जॉइंट पर, वो लगा रहा है 1 माइनस x। तो इस बीम पर आएगा नीचे x। ओके, और इस बीम पर आएगा कैंटिलीवर पोर्शन में आएगा यहाँ पर 1 माइनस ऑफ x। ये एक्चुअल पिक्चर है। क्लियर है? और ये आपका जॉइंट है, इंटरनल हिंज जॉइंट, इंटरनल हिंज। ठीक है, तो यार मैंने यहाँ पर x लिया है। अभी मैं देखता हूँ कि x की वैल्यू कितनी हो सकती है, मैं कैसे कैलकुलेट करूँ यार x की वैल्यू कितनी आएगी। अगर मैं देखूं, अगर मैं इस d पॉइंट पर मोमेंट कैलकुलेट करूं तो मुझको 0 मोमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, अगर मैं d पर मोमेंट कैलकुलेट करता हूं तो मुझको जो है d पर मोमेंट 0 मिलना चाहिए। तो उससे मेरा क्या आता है, अगर मैं d पर देखूं, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं ये एक पोर्शन ले रहा हूं,
दिस इज माय, ये बी पोर्शन है और ये ई है। ओके, यहाँ पर मैंने दिखाया कि यहाँ पर मेरा एक्स फोर्स का एक्स फोर्स लग रहा है, क्लियर है। ये डिस्टेंस है मेरा 2 और ये डिस्टेंस है 2, क्लियर है। और यहाँ पर भी कुछ एक ए जॉइंट है, ये है एफ पॉइंट, ठीक है। एफ पे हिंज नहीं है, ये इंटरनल हिंज है, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है यार कि अगर मैं इस एक्स से देखूं, अगर मैं इस एक्स को मोमेंट हम कैलकुलेट करें इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट डी के अबाउट, क्योंकि डी पर मेरा इंटरनल हिंज है, तो क्या क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका आरबी इंटू 2। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल रहा है मेरे को, आरबी इज इक्वल टू 2x, क्लियर है। बट ये इक्वेशन सफिशिएंट है फाइंड करने के लिए? अभी तो नहीं है, क्योंकि दोनों अननोन्स है मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ यार, फिर से मैं इस पोर्शन को देखता हूँ, इस पोर्शन को मैं देखता हूँ, इस पोर्शन को एक बार मैं अगर मैं देखूं तो यार यहां से मुझको पता चलता है कि ए डी पॉइंट पर जो मेरा मोमेंट है वो 0 आ रहा है, क्लियर है। और ए डी पर मेरा कोई लोड नहीं है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि आर ए इंटू ये कितना डिस्टेंस है यार, आर ए इंटू टू, आर ए इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0, ये लिख सकता हूं मैं, क्योंकि इस सेंटर पे कोई लोड नहीं है। अगर सपोज एक रिएक्शन आर ए लग रहा है यहाँ पे, तो आर इंटू 2 0 लिख सकता हूँ, तो आर ए इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ पर। अगर ये 0 आया तो यहाँ पर भी कोई एक 0 फोर्स लगेगा, लग रहा होगा, ठीक है। इस पर भी एक 0 फोर्स आएगा, ये दोनों 0 होंगे, क्लियर है पॉइंट। तो यार अगर ये वाला 0 है, ये वाला अगर 0 है, तो मैं अगर इस पॉइंट पर अगर मैं मोमेंट कैलकुलेट करूं, तो यहाँ पे कोई लोड नहीं है, तो इस पॉइंट पर अगर मैं मोमेंट कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे मेरे को मिलता है आरबी इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0, दैट मींस आरबी इक्वल्स टू 0। ये चीज क्लियर है, ठीक है। मैंने सिंपली देखे कि मेरे को कहां से इजीली इक्वेशन जो है वो मेरे को अवेलेबल हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कोई शेयर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्योंकि आर ए 0 आ रहा है। जब आर ए 0 आ रहा है तो मैं अगर इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट करूँ तो वहां पर सिर्फ आरबी का रिएक्शन होगा, आरबी इंटू 2, तो आरबी इंटू 2 मैं करूंगा 0, तो दैट मींस इक्वल टू आरबी इक्वल टू 0। तो जब आरबी इक्वल टू 0 है तो मेरा एक्स भी 0 होगा, आरबी इक्वल्स टू 0, तो इस रिलेशन से मेरा एक्स भी इक्वल्स टू 0। तो कहने का मेरा मतलब है कि इस हिंज पर जो भी 1 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है वो इस पर ट्रांसफर हो जाएगा पूरा का पूरा। ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। ओके, तो अभी देखते हैं हम लोग, हम एक सेक्शन बना लेते हैं पहले। ये हमारा एएफ हो गया मेंबर, एएफ, एफडी, डीबी, बीई और ईसी, क्लियर है पॉइंट। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर जो 1 किलो न्यूटन का लोड है वो इस साइड ही पूरा का पूरा ट्रांसफर हो रहा है, वो इस कैलकुलेशन से पता चल रहा है हमको, ठीक है। तो इसी अगर मैं देखूं यहाँ पर मेरे पास एन है वाली मोमेंट है, तो अगर मैं देखूं तो यार मेरे पास आरबी भी 0 है, आरए भी 0 है, क्लियर है पॉइंट। इस पर कोई ट्रांसफर हो नहीं रहा है, तो इस पर कोई मोमेंट आने वाला नहीं है इस पोर्शन पर, ठीक है। तो एएफ पर मेरा जो मोमेंट आएगा वो भी 0 होगा, ठीक है। एफडी पर जो भी मोमेंट आएगा वो भी मेरा 0 होगा, डीबी पर कोई भी मोमेंट नहीं आने वाला है, बी पर भी कोई भी मोमेंट नहीं आने वाला है क्योंकि आरबी 0 है। इसी पर मेरा कितना मोमेंट आएगा, इसी की कंडीशन कुछ ऐसे बन रही है, 1 किलो न्यूटन का लोड पूरा इसी पर ही आ रहा है, तो ये कितना जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में, तो दिस मींस इक्वल्स टू माइनस 1 इंटू एक्स, क्योंकि यार ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते हैं हम लोग, तो ये -1 इंटू एक्स ये कंडीशन होगी हमारी, ठीक है। तो देखेंगे आपके मैक्सिमम टर्म्स जो है वो हमारे 0 हो रहे हैं इस केस में। तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई n के कारण मेरा कितना लोड आ रहा है, n जो है एक्चुअल जो लोडिंग के हिसाब से मेरे कितने मोमेंट जनरेट होंगे। मुझे कुछ कैलकुलेट करना नहीं है, इस पोर्शन पे मैं नहीं कैलकुलेट करूंगा, इस पर भी नहीं करूंगा, इस पर भी नहीं करूंगा, इस पर भी नहीं करूंगा, सिर्फ इस पर कैलकुलेट करूंगा, ओके। ठीक है, तो अभी मेरे को चाहिए कि अभी मेरे को रिएक्शंस कैलकुलेट करने हैं कि आ रही, मतलब इन पॉइंट्स पर कितने कितने रिएक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं इस पोर्शन को कंसीडर करूं, एडी को, अगर मैं एडी को कंसीडर करता हूं, ये हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहां से हमको आर ए जो मिलता है, आर ए और ये पॉइंट है आपका डी, लेट्स सपोज यहाँ पे बीडी लग रहा है, कुछ यहाँ पे 20 लग रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगर मोमेंट कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ से आर ए पता चल जाएगा मेरे को, 20 इंटू 1 तो 10, तो यहाँ से आर ए आ जाएगा 10, ये बीडी भी 10 आ जाएगा, ठीक है।
और इस पोर्शन पर ये 10 ट्रांसफर होगा, यहाँ पे आर भी है आपका, और ये आपका कितना है, इस पॉइंट पर सपोज कुछ जाता है और इस पॉइंट पर भी कुछ आता है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भी एक इंटरनल हिंज लगा है, इस पॉइंट पर भी इंटरनल हिंज है, ये आर डी मेरे पास 10 है, ये इसका हिंज से एक शेयर फोर्स ट्रांसफर होगा 10 का, इस पॉइंट पर भी 10 जाएगा, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि हिंज पर टोटल लोड कितना है, 0 है, ठीक है। तो 10 यहाँ से गया, तो 10 इंटू, अगर मैं डिस्टेंस करता हूँ 10 इंटू 4, 10 इंटू 4 इज इक्वल्स टू आर बी इंटू 10 इंटू 4 इक्वल टू आर बी इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 5, आर बी मिल जाएगा मेरे को 20, क्लियर है। आर बी 20 मिल गया, तो इसके वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ के लिए जो फोर्स मिलेगा वो कितना मिलेगा मेरे को, वो मिलेगा मेरे को कितना यार, वो मिलेगा मेरे को 10, ठीक है। वो 10 मिला, तो इस 30 किलो न्यूटन लग रहा है, तो इस पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर इस पर पॉइंट पर आ जाएगा कितना आपका 20 किलो न्यूटन, क्योंकि हिंज पर टोटल लोड मेरा कितना है 30 किलो न्यूटन आ रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 20, तो अगर, तो यही मेरे रिएक्शंस हैं, क्लियर है। मोमेंट तो कोई ट्रांसफर होगा नहीं हिंज से, यही अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये कुछ ऐसा फिगर बन रहा है, एक्चुअल फोर्सेस को मैं नेगलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं आता हूं, ये मेरा ई पॉइंट है, तो इसी सिमिलर कॉन्सेप्ट से अगर मैं देखूं, अभी मैं इस पर कैलकुलेट करने की मेरे को जीरो जरूरत नहीं, क्योंकि m into m ऑलरेडी जो है वो मेरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूं यहाँ पर कि इसी पर अगर मैं कैलकुलेट करूं, इसी पर मेरा जो मोमेंट आएगा वो कितना आएगा, एट अ डिस्टेंस ऑफ x, एट अ डिस्टेंस ऑफ x एक dx का एलिमेंट अगर मैं कंसीडर करता हूं, तो मोमेंट आएगा मेरा कितना, नेगेटिव डायरेक्शन में -20x, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो भाई अगर मैं डिफ्लेक्शन कैलकुलेट मुझे करना है, तो सिंपल अपने फॉर्मूले में वैल्यू डालता हूं, डिफ्लेक्शन एंड ई कैलकुलेट करना है मुझे, वर्टिकल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू l, जितना भी आपका l है, ठीक है, -x इनटू में माइनस ऑफ 20x इनटू में dx ओवर में ei, यही चीज है, क्लियर है। l इस केस में कितना हो जाएगा, l जो हो जाएगा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4। तो एक बार इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी आती है कैलकुलेट करके। यार इंटीग्रेशन आप लोगों को थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है इंटीग्रेशन में, इन क्वेश्चंस में। तो डेल्टा सी की जो वैल्यू आ रही है, डेल्टा सी की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है आपकी 180 अपॉन में 3 EI, ओके। इसकी यूनिट अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं किलो न्यूटन मीटर क्यूब। जब EI की वैल्यू डालेंगे तो ये आपको मीटर में वैल्यू दे देगा, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर क्यूब अपॉन में EI। और डायरेक्शन जो है इसकी पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव कहने का मतलब है कि जो जो हमने यूनिट लोड एज्यूम किया है उसी की डायरेक्शन में आपका डिफ्लेक्शन है, ठीक है। इसको और छोटा लिख सकते हैं 426.667 E over EI, which is equals to डेल्टा E, ठीक है। तो अच्छा प्रॉब्लम है ये कि कैसे रिएक्शन फोर्सेस आपके ट्रांसफर होते हैं हिंज पर, ये समझने के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो वेरी इजी प्रॉब्लम। तो 1280 अपॉन 3 जो है इसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन आ रहा है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन मिला मेरे को वो मिला 120 अपॉन 3 EI, ओके, क्लियर, ठीक है। यार इस फिगर की अभी जरूरत पड़ने वाली है फिर से, तो उसको अभी ये m की जरूरत तो नहीं है मुझे, क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अभी हमको कैलकुलेट करना है कि यार इस हिंज पर स्लोप कितना होगा, इस हिंज पॉइंट पर स्लोप कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम लोगों को ध्यान हो, जब भी हम हिंज ड्रॉ करते हैं, जब भी हम जहां पे भी हमारा हिंज होता है वहां पर हमको दो रोटेशन मिलते हैं, ठीक है, वहां पर हमको दो रोटेशन मिलते हैं, ये θ1 और ये θ2, क्लियर है, क्योंकि दोनों भी डिसकंटीन्यूअस हैं, इसका पोर्शन इसके पोर्शन पे इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ मोमेंट इफेक्ट नहीं करेगा, ये भी अलग रोटेट हो सकती है, ये भी अलग रोटेट हो सकती है। अगर ये रिजिड जॉइंट रहता तो ये इसमें रोटेशन आपका सेम ही रहता, ठीक है। तो θ1 यहां मिलेगा, θ2 यहां मिलेगा, तो कहने का मतलब है कि ई पॉइंट पर आपको, इस ई पॉइंट पर हमको दो थीटा मिलेंगे, θ1 और θ2, ठीक है। तो जब दो थीटा मिलेंगे तो हमको यूनिट लोड भी दो ही लगाने पड़ेंगे, एक m1 लगाना पड़ेगा और एक m2 लगाना पड़ेगा, क्लियर है। तो मैं क्या करता हूं यार, मैं भी इस लोड को तो हटाता हूं, ठीक है।
मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने इस बीम पर एक यूनिट लोड लगा दिया 1 किलो न्यूटन मीटर का, सिर्फ इस पोर्शन में लगाया अभी मैंने। अगर मैं इस पोर्शन पे लगा रहा हूं तो मुझे इस पोर्शन का ही थीटा मिलेगा। यहाँ पर 2 थीटा आने वाले हैं आपके, ठीक है। ये बीम कुछ ऐसे बेंड करेगी तो यहाँ पर 2 थीटा होंगे आपके, क्लियर है। तो अभी मैंने सिर्फ जिस जिस कोऑर्डिनेट पर मैं मोमेंट लगा रहा हूं मुझको वही थीटा मिलेगा, तो मैंने इस पोर्शन पर आपका 1 किलो न्यूटन का लोड लगाया, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यार, अगर मैं फिर से इस बीम को ब्रेक करता हूं, अगर मैं फिर से इस बीम को अगर मैं देखूं जॉइंट पर, ये मेरा डी जॉइंट है और ये मेरा डी जॉइंट डी है, ये मेरा डी है और ये ई है। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि यार मेरे को 1 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट अप्लाई किया। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जैसे हमने रिएक्शंस को इक्विलिब्रियम लिया था जॉइंट्स पर यहाँ पे ट्रांसफर किया था, वो हिंज के केस में नहीं है, क्योंकि हिंज पर आपको मोमेंट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ये जो मोमेंट लग रहा है वो इस पार्ट पर ही लग रहा है, क्लियर है पॉइंट। वो इसका कुछ भी पोर्शन इस पोर्शन में ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट बीम है इन टर्म्स ऑफ रोटेशन, क्लियर है। तो जो मैंने 1 किलो न्यूटन का लोड लगाया है, 1 किलो न्यूटन मीटर का लोड लगाया है, वो सिर्फ इस बीम पर ही लग रहा है, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो यार अगर मैं देखूं इस ई पर मेरे को इतना लोड मिल रहा है 1 के, और यहाँ पर मेरा इंटरनल हिंज है, ठीक है। कुछ एक फोर्स भी मिल सकता है मुझको, लेट अस सपोज वो फोर्स कितना है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ फिगर एक बनेगा कैंटिलीवर बीम का, उस पर फोर्स कुछ ऐसा जा सकता है। ये फोर्स ट्रांसफर हो सकता है बट मोमेंट ट्रांसफर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर मैं देखूं बी पॉइंट पर, अगर मैं बी पॉइंट पर आता हूं, ठीक है, अगर मैं बी पॉइंट पर आता हूं यहाँ पर, तो डी पॉइंट है और ये मेरा ए पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं फिर से मैं अगर वही चीज एनालाइज करूं तो ए पर आर ए मेरा जीरो मिलेगा, मुझे आर ए जीरो मिलेगा उसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है। आर ए जीरो मिला तो यहाँ पर जो ये फोर्स भी मेरे को जीरो मिलेगी, ये फोर्स भी मेरे को जीरो मिलेगी, क्लियर है। वीडी भी मेरे को जीरो मिलेगा। वीडी अगर मेरे को जीरो मिला है तो इस पोर्शन पर अगर मुझे कैलकुलेट करना है मेरा आरबी कितना होगा, तो वो एक चीज एक बार मेरे को देखनी है, ठीक है। वीडी जीरो है तो आरबी अगर मैं लिखूं, आरबी इंटू ये कितना है मेरा डिस्टेंस 2 मीटर, ठीक है। आरबी इंटू 2 प्लस प्लस माइनस वन इस ये यूनिट लोड यूनिट मोमेंट -1 आरबी इंटू 2, आरबी मैंने सपोज ऐसे डायरेक्शन में लिया, आरबी इंटू 2 -1 इक्वल्स टू 0, ओके। तो आरबी इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1, तो आरबी यहां से आता है मिलता है मेरे को 0.5, क्लियर पॉइंट। अगर आरबी मेरा वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है 0.5, तो एक फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा डाउनवर्ड में 0.5 वर्टिकल किलो न्यूटन इसके वर्टिकल इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। अगर ये 0.5 है तो सिमिलरली फोर्स मुझको यहाँ पे लग रहा होगा 0.5 किलो न्यूटन का, ओके। क्योंकि हिंज पर मेरा नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो ये अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो नेट फोर्स यहाँ पर जो मिलेगा वो जीरो मिलेगा, ठीक है भाई, ये भी सही चीज है। तो अब देखते हैं कि यार मोमेंट हमको कितना कितना मिलेगा यहाँ पर। ये मेरा एम है, स्मॉल एम, ठीक है। तो यार अगर मैं एफ पर आता हूँ, एफ पर तो मेरे को जीरो मिलने वाला है क्योंकि आर आई जीरो है। एफ डी पर भी मेरे को कोई लोड नहीं है तो वहां पर भी जीरो ही होगा। डीबी पर भी शेयर फोर्स यहाँ पर जीरो आ रहा है तो डीबी पर भी जीरो। अब बी पर देखते हैं यार कितना आता है। बी पर आएगा मेरा कितना, इसके कारण पॉजिटिव मोमेंट रहेगा तो 0.5 इंटू एक्स, 0.5 इंटू एक्स, क्लियर है। एट अ डिस्टेंस अगर मैं x लूं, एट अ डिस्टेंस x पे अगर मैं कैलकुलेट करूं dx एलिमेंट, तो उस पे कितना मोमेंट आएगा 0.5 इंटू एक्स, यही रिएक्शन के कारण ही आएगा, क्लियर। और EC पर कितना आएगा मेरा, EC पर मेरा ये EC है, यहाँ पर मैं एक x लेता हूँ एट अ डिस्टेंस x पर एक dx एलिमेंट अगर मैं कंसीडर करता हूँ, इस पर भी कितना आएगा मेरा 0.5x, क्लियर है। क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, सेक्शन के हम राइट साइड है तो क्लॉकवाइज हमारा पॉजिटिव होता है, क्लियर है। तो अभी मुझको देखना है कि यार ये तो मुझे जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये भी जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर मेरे को देखना है कि बी पर कितना लोड आएगा, बी पर कितना लोड आ सकता है, बी मेंबर पर कितना मूवमेंट आ सकता है, क्लियर है पॉइंट। तो अगर मैं ध्यान से इस फिगर को देखूं, इस फिगर को अगर मैं ध्यान से देखूं, ये डिस्टेंस कितना है मेरे पास 2 मीटर, ठीक है। तो बी पोर्शन मुझे चाहिए, बी पर मैंने क्या किया, डिस्टेंस एक्स पर एक dx एलिमेंट कंसीडर किया यहाँ पर। इसके लिए मोमेंट कितना होगा, 10 के कारण नेगेटिव जाएगा तो यानी -10 इंटू 2 प्लस एक्स, यही होगा, क्लियर है। और 20 के कारण पॉजिटिव होगा तो +20x। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 10x माइनस ऑफ 20, क्लियर है पॉइंट।
ठीक है, 10x माइनस ऑफ 20 लिख सकते हैं। और जो इसका जो रेंज जाएगा, इंटीग्रेशन का रेंज जो होगा, इंटीग्रेशन का रेंज जो होगा होगा आपका 0 to 2, ठीक है। इसी के केस में कितना होगा 0 to 4। तो यही फिगर मिलेंगे मेरे को, बाकी फिगर 0 है तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं कि भाई थीटा ई लेफ्ट कितना आता है इन जॉइंट की लेफ्ट साइड में। ठीक है, अगर हम लोग ये चीज कैलकुलेट करें, अगर ये कैलकुलेट करो तो अगर मैं फॉर्मूले में वैल्यू डालूं तो कितना होता है मेरा 1 इंटू डेल्टा 1 इंटू थीटा ई ले लेते हैं इसको, थीटा ई लेफ्ट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 फर्स्ट इंटीग्रेशन जाएगा आपका 0.5x इंटू 10x माइनस 20 ओवर में ई आई, प्लस दूसरा इंटीग्रेशन आएगा 0 to 4 0.5x इंटू माइनस 20x ओवर में ई आई। क्लियर है? तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो एक बार इसकी वैल्यू एक बार देखते हैं कैलकुलेट करके कितनी आती है। 0 to 2 तो ये वैल्यू आ रही है मेरी -20 ओवर में 3 ई आई। ठीक है, प्लस अभी इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आती है हमारी 4। ये वैल्यू आती है इसकी +-640 ओवर में 3 ई आई। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो ये आता है मेरे पास 20 डिवाइड बाय 3 220। ठीक है, दिस इक्वल्स टू -220 ओवर में ई आई। क्लियर है? बट इसका जो डायरेक्शन आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। इसका यूनिट जो होगा वो हम लिख सकते हैं 220 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर में ई आई। ठीक है, स्लोप के केस में भी मीटर स्क्वायर होगा, ध्यान रखना है ये बात आपको। और डिस्प्लेसमेंट के केस में, वर्टिकल डिफ्लेक्शन के केस में किलो न्यूटन मीटर क्यूब था। अब ई आई का यूनिट भी आपको उस हिसाब से चेंज करना, तो डिफ्लेक्शन आपको मीटर में मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो डायरेक्शन में भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद हम लोग देखें तो हमको थीटा यहाँ पर नेगेटिव मिल रहा है यार। थीटा अगर नेगेटिव मिल रहा है तो मैंने स्लोप का डायरेक्शन ऐसे एज्यूम किया है। ठीक है, स्लोप का डायरेक्शन अगर मैंने एज्यूम किया है तो मेरे को जो थीटा मेरे को मिल रहा है वो कुछ ऐसा मिल रहा है। मतलब मैंने स्लोप का डायरेक्शन जो लिया है एंटी क्लॉकवाइज लिया है, और जो थीटा जो मेरे को मिलेगा इस पॉइंट पर वो कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगा, हॉरिजॉन्टल से इस डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज। ठीक है, और जो मोमेंट जो मैंने ये मोमेंट कंसीडर किया है उसकी कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन क्या है, वो है मेरी कितनी, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए भी नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। तो मतलब कहने का मतलब कि थीटा यहाँ पर जो मिल रहा है वो मुझको क्या मिल रहा है, क्लॉकवाइज। नेगेटिव साइन इज क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, तो सही प्रॉब्लम है थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ठीक है, कैसे कहां पे क्यों थीटा नेगेटिव आ रहा है, कैसे हमको मूवमेंट लेना है, क्या कहां चीज है। तो एक थीटा लेफ्ट हमारा कैलकुलेट हो गया है, थीटा लेफ्ट, थीटा ई लेफ्ट, ये आ गया आपका 220 ओवर में ई आई विद नेगेटिव साइन। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारा थीटा ई राइट कैलकुलेट करना। ओके, तो ठीक है, इसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक, नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है कि हमें थीटा ई राइट साइड का कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक बार फिर से फिगर बना देता हूं इसका। फिगर कुछ इसका ऐसे ही बनने वाला है फिर से। ये बी पॉइंट है आपका, ये बी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर आपका इंटरवल रेंज है। तो अब मैंने क्या किया यार, मैंने इस पॉइंट पर एक रोटेशन, एक क्लॉकवाइज रोटेशन दिया है यहाँ पर ई पॉइंट पे, जो कि 1 किलो न्यूटन मीटर का। ठीक है,
ये पूरा जो 1 किलो न्यूटन है वो इस बीम के लिए है यार, इस जॉइंट की इस तरफ मत कंसीडर करना उसको जैसे हमने शेयर बोर्ड से, क्योंकि ये हिंज है, ये मोमेंट को ट्रांसफर नहीं करेगी, ठीक है। तो ये मैंने इस बीम पर लगाया है, इस बीम के इस हिंज जॉइंट के एंड पर, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यार अगर मैं देखूं 1 किलो न्यूटन मीटर का अगर मैंने लोड लगाया, तो अगर मैं इस चीज को ब्रेक करता हूं, इस चीज को अगर मैं ब्रेक करूं, तो ये मेरा डी पॉइंट है, ये मेरा ए पॉइंट है, ओके। तो ए पॉइंट पर अगर मैं देखूं, मेरे को फिर से ए पर जो मेरे को रिएक्शन है वो मेरे को जीरो मिलने वाला है, क्योंकि कोई लोड कंसीडर नहीं है, ठीक है। तो ए पर मेरे को जीरो मिलेगा, तो यहां से मेरा आर ए जीरो, ये वीडी भी मेरा जीरो हो जाएगा, क्लियर है। वीडी अगर मेरा जीरो हुआ तो इस पॉइंट पर भी मेरे को फोर्स को जीरो करना है, तो यहां से मेरा आरबी भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि आरबी जीरो क्यों होगा, आरबी इंटू 2 इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहां से आरबी इंटू जीरो, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर मोमेंट लूं, क्लियर है। तो जब आरबी जीरो हुआ, वीडी भी जीरो हुआ, तो ये फोर्स भी जीरो ही रहेगा, वीई जीरो, फिर ये फोर्स भी यहां पर क्या होगा, जीरो रहेगा, क्लियर है। तो यहां पर इस बीम पर सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक मोमेंट आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक मोमेंट, क्लियर है पॉइंट। और उस मोमेंट जो होगा, वो मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, 1 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इसी पोर्शन पर जो मेरे को जो लोड मिलने वाला है, वो जो मिलेगा 1 किलो न्यूटन मीटर का मिलेगा, और उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव होगी एम, बाकी में जीरो 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 जीरो, क्लियर है पॉइंट। तो यार अगर मैं देखूं कि अभी मेरे को सिर्फ इस चीज में यही दो टर्म चाहिए मुझे, क्लियर है। तो अगर मैं इसी कैलकुलेट करूं, अगर मैं ये कैलकुलेट करूं एक चीज, तो फिर से मैं अगर मैं डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करता हूं यहां पर, तो मेरे को मिलता है कि 1 इंटू डेल्टा 1 इंटू थीटा ई राइट इज इक्वल्स टू 0 टू एल एम इंटू में एम इंटू में dx ओवर में ei, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अगर मेरे को ये चीज कैलकुलेट करनी है, फिर से मेरे को देखना है कि मेरे को EC का ही यूज है, तो अगर मैं EC का देखूं, थीटा ER, थीटा एट पॉइंट E, थीटा स्लोप एट पॉइंट E इन राइट डायरेक्शन, ओके, इज इक्वल्स टू 0 टू 4, स्मॉल m का वैल्यू कितना है आपका 1 इनटू में m माइनस 20 x dx ओवर में ei, 1 के आगे x मत मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 1 ऑलरेडी मोमेंट ही है, ठीक है। किसी पॉइंट पर अगर मैं मोमेंट कैलकुलेट करूंगा dx पर, तो वो 1 ही होगा, यहाँ पर भी 1 ही किलो न्यूटन मीटर होगा, क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पर आपको देखना ये गलती नहीं करना है कि 1 के आगे भी आपने x जोड़ दिया, 1 इंटू एक्स नहीं होगा, ये रॉन्ग, क्लियर है। तो 1 इंटू अगर हम माइनस 20 x dx करेंगे अपॉन ei, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको थीटा er मिल जाएगा। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो कितनी वैल्यू आती है इसकी, अल्फा और अल्फा इंटरवल, तो यहां से हमको जो थीटा ई मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको माइनस 160 ओवर में ei, क्लियर है, यानी 160 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर में ei का वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे, ठीक है। अगर वैल्यू गिवन है, अगर वैल्यू गिवन नहीं है तो सिंपली 160 ओवर में ei, अगर वैल्यू गिवन है तो ei का वैल्यू पुट करना है इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर करेंगे तो किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जो ये पूरा है, तो यूनिट इसकी जो होगी वो आपको किसमें मिलेगी, रेडियन में मिलेगी, ठीक है। तो थीटा ई हमको मिल गया 160 अपॉन में ei। अब देखना भाई इसका नेगेटिव डायरेक्शन आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन आने का मेरा मतलब है कि जो मैंने रोटेशन अज्यूम किया है, क्या क्लॉकवाइज, मैंने जो कोऑर्डिनेट अज्यूम किया है क्लॉकवाइज किया है, बट अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इसका जो रोटेशन मिलेगा मेरे को इस डायरेक्शन पे, वो मिलेगा कितना मेरे को, एंटी क्लॉकवाइज। तो कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर जो थीटा ई आर होगा, वो उसकी वैल्यू आएगी कितनी आपकी 160 ओवर में ei, क्लियर है। वेरी गुड प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है, समझने के लिए, और मतलब काफी चीजें क्लियर होंगी इसमें कि कैसे हमको यूनिट लोड अप्लाई करना है जब हिंज का केस आता है। उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इन पर अगर मोमेंट लगा दे तो मोमेंट कैसे ट्रांसफर होगा, जिस पोर्शन पर मोमेंट लगेगा उसी बीम पे वो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंटरनल हिंज कभी मोमेंट ट्रांसफर नहीं करती है।
ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। ओनली शेयर फोर्स और एक्शन फोर्स ट्रांसफर होता है इंटरनल हिंज से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको दो रोटेशन मिल रहे हैं, इस डायरेक्शन में हमको एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है और डायरेक्शन में क्लॉकवाइज मूवमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज है, तो मतलब कहने का मतलब है कि ई पॉइंट पर जो हमारा एक्चुअल जो डिफ्लेक्शन कर्व बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है। यहाँ पर मेरे को थीटा एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है और यहाँ पर मेरे को थीटा जो है वो क्लॉकवाइज मिल रहा है। यहाँ पर जो मोमेंट की डायरेक्शन मैंने कंसीडर करी है कोऑर्डिनेट की अपने, वो कंसीडर करी है क्या आपकी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने कंसीडर करा है वो क्या है, क्या कहते हैं आपका क्लॉकवाइज। नहीं, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर क्लॉकवाइज, तो उसके नेगेटिव आ रहा है तो अपोजिट में जाना है उसके। क्लियर है पॉइंट। तो ये चीजें हैं जो आपको समझनी है, ठीक है। एक बार देखिएगा प्रॉब्लम को अच्छे से थोड़ा, अगर कुछ डाउट है कि सर फोर्सेस कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, कैसे हमको कैलकुलेट करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ओके।